संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, आज 4 मई है। आज के समाचार आप मन के सम्मुख लेकर के हाजिर हुए हूँ। आप मन जो अभी लगातार 3 दिन ले अपन रिस्पॉन्स दिखा था, न्यूज वीडियो ला देखा था, शेयर करा था, एक आप सब के तहे दिल से धन्यवाद। आप मन के बहुत आभारी हूँ जो आप मन ये प्रयास में मोर संग जुड़े हुए हैं। तो पूरा समाचार अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ के सब जाने की कोशिश करबो। आज का रही खास, एक एक करके। पहले आज के दिन काबर खास है, का विशेष है, जाने ले शुरू करबो। हिंदी में आता हूं और शुरू करता हूं। पहले तो बात करेंगे आज के दिन को। आज का दिन यानी 4 मई अलग अलग रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, अलग अलग रूप में मनाया जाता है। 4 मई का दिन सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस यानी इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। वो लोग जो अपनी जान जोखिम में लगा करके कहीं आग लग जाने पर सबसे पहले पहुंचते हैं और उस आग को बुझाने का काम करते हैं, आज का दिन उनके सम्मान में मनाया जाता है। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, क्या है इसकी कहानी, ये भी जानते हैं। पहले इस सन को आप देखेंगे 1999 1999 का समय था। जगह थी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के जंगल जो अक्सर आग लग जाने के कारण बदनाम है, ऐसा 1999 में भी हुआ। भीषण आग फैली और ऑस्ट्रेलिया के जंगलों को उत्तर दिशा की तरफ जलाते हुए लगातार बढ़ने लगी। फायर फाइटर्स की एक टीम वहां पहुंची और उन्होंने आग बुझाने का काम शुरू किया, लेकिन प्रकृति अपने हिसाब से कुछ और चाह रही थी। तभी हवा की दिशा बदल गई और फायर फाइटर्स जिस दिशा में बढ़ रहे थे, ठीक उसके अपोजिट में आग की लहर ने, आग की लपेट ने उनको घेर लिया। 5 फायर फाइटर्स की मौत हो गई और उनकी शहादत को याद करने के लिए यह दिन मनाया जाने का सोचा गया। वैसे इस दिन से जुड़ी हुई एक कहानी और भी है। फर्स्ट रोमन फायर फाइटर जो कि सेंट फ्लोरिन थे, उनकी याद में भी यह दिन मनाया जाता है, ऐसा भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो हमारे पास 2 किस्से हैं, लेकिन सन एक है। सन 1999 जब से इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाए जाने की शुरुआत हुई, दिन 4 मई। 4 मई को और क्या मनाया जाता है? 4 मई को कोल माइनर्स डे मनाया जाता है, यानी कि वो लोग जो कि कोयला उत्खनन का काम करते हैं, वो श्रमिक, वो लेबर जो कि कोयले की खदानों में उतरते हैं और आपके हमारे लिए ताप विद्युत जनरेट हो सके इसलिए कोयला खोद करके लाते हैं। आज का दिन उनके सम्मान में मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत ब्रिटेन से हुई थी, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन से हुई थी और उस समय कोयला एक बहुत महत्वपूर्ण यूनिट हुआ करता था। भाप इंजन का आविष्कार होने का दौर शुरू हो गया था। भाप इंजन के लिए कोयला दहन करना पड़ता था। अगर आपको कोई पूछे कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो आप सब तुरंत बताते हैं कि भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट ने किया था। सर जेम्स वॉट कह देते हैं, उसने किया था। और उसी के बाद कई लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि उसी भाप इंजन से रेलवे इंजन भी चलते थे। ये बिल्कुल गलत है। रेलवे इंजन का आविष्कार बहुत बाद में हुआ और स्टीवंस करके एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने रेलवे इंजन का आविष्कार किया। दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। स्टीम इंजन अलग है, रेलवे का इंजन अलग है। बहरहाल भाप इंजन की बात करते हैं और कोयले की महत्ता पे बात करते हैं, तो उन्हीं कोल माइनर्स को याद करते हुए 1774 में इसकी शुरुआत हो गई थी। वैसे 1774 वो सन भी है जब भारत में कोल माइनिंग की शुरुआत हुई। दामोदर नदी घाटी के किनारे भारत में सबसे ज्यादा कोयला यहीं पाया जाता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको नोट कर लेना चाहिए कि भारत में पाए जाने वाले कोयले का सबसे बड़ा हिस्सा दामोदर नदी घाटी के किनारे मिलता है। दामोदर नदी जो कि झारखंड और फिर पश्चिम बंगाल की तरफ जाती है, यही भारत के लिए सबसे बड़ा कोयला उत्पादन क्षेत्र है। भंडारण क्षेत्र भी है, उत्पादन क्षेत्र भी है। वैसे हम छत्तीसगढ़ वाले अपने नदियों के रूप में हसदेव और महानदी को जानते हैं, लेकिन भारत के संदर्भ में आपको दामोदर नदी को जानना चाहिए। सन 1774 में जॉन समर जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के थे और ग्रांट हीटली, ये भी एक ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय, इन दोनों के द्वारा रानीगंज में पहली बार कोयला उत्खनन की शुरुआत की गई थी। तो उम्मीद करता हूं एक्स्ट्रा जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। वैसे आज का दिन यानी 4 मई तो नहीं कहना चाहिए, मई माह का पहला मंगलवार, इत्तेफाकन ये 4 मई को पड़ रहा है, इसलिए तो मई माह का प्रथम मंगलवार विश्व अस्थमा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आज का दिन विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत जो है ये 1996
के आसपास से इस दिन की शुरुआत हुई थी, जब अस्थमा के जो मरीज हैं उनके उस बीमारी के प्रति जागरूकता लाने के लिए यह दिन मनाया जाना शुरू किया गया था। अभी कोविड संक्रमण का दौर है और इसमें बहुत ज्यादा खतरा रहता है दमा के जो मरीज हैं, अस्थमा के जो मरीज हैं उनको, क्योंकि श्वसन जो तंत्र है उस पर सबसे पहले कोविड-19 का जो वायरस है वो हमला कर रहा है। तो ऐसे लोगों को ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते रहनी है। ये तो आपको लगातार न्यूज चैनल के माध्यम से और भी तरह तरह से माध्यम से पता चल रहा है, लेकिन हाँ, कोशिश करते रहें कि आप और आपका परिवार स्वस्थ रह सके। उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है। तो अब वास्तविक समाचारों पर आते हैं। पहला समाचार, टी रविशंकर, नाम नोट कर लेंगे, टी रविशंकर डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए। किसके? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। भारतीय रिजर्व बैंक आप सबको पता है देश का केंद्रीय बैंक है और इसके ढांचे में एक गवर्नर होते हैं, 3 उनके सहायक होते हैं और उनमें से एक डिप्टी गवर्नर के रूप में अब टी रविशंकर काम करेंगे। टी रविशंकर किसकी जगह ले रहे हैं? तो ये एसपी कानूनगो की जगह ले रहे हैं। अप्रैल 2021 में एसपी कानूनगो का कार्यकाल खत्म हुआ और अब उनकी जगह टी रविशंकर ले रहे हैं। वैसे आरबीआई 1 अप्रैल 1935 में भारत में स्थापित हुआ था, ये आपको पता ही होगा। बंबई इसका हेडक्वार्टर है, इसका मुख्यालय है, ये भी आप जानते ही होंगे। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई से जुड़े हुए कुछ प्रश्न जो पहले आ चुके हैं उसकी तरफ भी नजर डाल लेते हैं कि आरबीआई किस एक्ट का हिस्सा है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। कई बार यह भी पूछ सकता है कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे। सर ऑसबॉर्न स्मिथ ये आरबीआई के पहले गवर्नर माने गए हैं। अभी कौन है ये भी पूछ सकता है, तो शक्तिकांत दास है। पहले भारतीय कौन थे अगर आपको ये पूछे तो सर सीडी देशमुख पहले भारतीय आरबीआई के जो गवर्नर के रूप में कार्यकाल अपना पूरा किया, उनका नाम है। अब हम बात करेंगे अगली न्यूज पर। अमिताभ चौधरी एक बहुत जाना माना नाम है, अक्सर कॉर्पोरेट जगत में इनका नाम आप सुनते रहे होंगे और अगर नहीं सुने हैं तो आज जान लीजिए। अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के पद पर दोबारा से नियुक्त हुए हैं। दोबारा नियुक्ति इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 2019 से ये पद संभाल रहे थे, कार्यकाल पूरा होने आया, लेकिन कंपनी ने, बैंक ने उनका कार्यकाल आगे बढ़ा दिया है और अब अमिताभ चौधरी इस पद पर दोबारा से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब बात करेंगे एक अभियान की, बिलीव इन स्पोर्ट, यानी कि खेल पर भरोसा करिए। बिलीव इन स्पोर्ट ये एक अभियान है जो आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा प्रारंभ किया गया। जाहिर सी बात है खेलों के प्रति लोगों की जागरूकता बनाए रखने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में गुडविल एम्बेसडर या फिर राजदूत के रूप में नियुक्त की गई हैं भारत से पीवी सिंधु जो कि बहुत जानी मानी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ये आप जानते ही हैं, और मिशेल ली जो कि कनाडा की हैं। ये दोनों खिलाड़ी ये दोनों बैडमिंटन खिलाड़ी, वैसे ये दोनों खिलाड़ी बिलीव इन स्पोर्ट के लिए एम्बेसडर या राजदूत नियुक्त की गई हैं। वैसे पीवी सिंधु और मिशेल ली लगातार 2020 से ही अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन फेडरेशन जो है उसके राजदूत के रूप में भी नियुक्त हैं, ये भी आपको याद रखना है, और अभी आईओसी के राजदूत के रूप में भी। अब बात करेंगे MACS 1407 की, नोट कर लीजिए। MACS 1407 ये क्या है? ये एक प्रजाति है सोयाबीन की। सोयाबीन की विकसित एक नई प्रजाति है। सोयाबीन वैसे तो आमतौर पे रबी की फसल मानी जाती है, यानी कि जब लगाया जाता है तो ठंड का मौसम होता है और जब काटा जाता है तो थोड़ी गर्मी का सीजन या गर्मी का मौसम आ चुका रहता है। लेकिन खरीफ फसल के रूप में, खरीफ क्रॉप के रूप में भी इसे लिया जा सके, इसी उद्देश्य से यह फसल विकसित की गई है, किस्म विकसित की गई है MACS 1407। सोयाबीन की एकदम नई प्रजाति है। इसको पुणे के अघोरकर अनुसंधान संस्थान, आप चाहें तो ये स्किप कर सकते हैं, पुणे के एक कृषि संस्थान ने विकसित किया है, इतना भी याद कर सकते हैं। मजेदार बात यह होगी कि हमारे प्रदेश यानी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, साथ ही साथ झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में उपज के रूप में ली जाएगी खरीफ के मौसम में। आपको कुछ और जानकारी भी दे दूं, खरीफ फसल के रूप में सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आमतौर पर महाराष्ट्र करती है।
और अगर हम पूरी तरह से देखें तो मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा सोयाबीन उत्पादक राज्य है, इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कह दिया जाता है। शायद आप ये फैक्ट पहले से जानते होंगे, पर आपको यह भी जानना चाहिए कि सोयाबीन एक शीतोष्ण टाइप की फसल है जो कि चीन से भारत पहुंची, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे लैग बियोमर की। लैग बियोमर एक फेस्टिवल है, एक त्योहार है। ये त्योहार इजराइल में मनाया जाता है, यानी कि इजराइल की जो आबादी है, बहुत ज्यादा आबादी वहां की यहूदी जनसंख्या है, तो उन्हीं यहूदियों का ये त्योहार है। और ये त्योहार रब्बी शिमोन नाम के एक संत जो हैं, रब्बी शिमोन बार इचाई पूरा नाम, आप सिर्फ रब्बी शिमोन भी याद रख सकते हैं, उनकी याद में मनाया जाने वाला एक पर्व है, एक त्योहार है। आप चाहे तो ये न्यूज स्किप कर सकते थे, लेकिन नई चीजें मिले तो याद रखने का प्रयास धीरे धीरे करते जाना चाहिए। फिर हम बात करेंगे पारुल देवीदास की। पारुल देवीदास, इनका संबंध असम से था। ये असम की फर्स्ट महिला IAS ऑफिसर हुआ करती। इनका निधन हो गया, कारण अभी हर निधन के पीछे वही है, कोविड-19। खैर, अब बात करेंगे प्रफुल्ल चंद्र पंत की। प्रफुल्ल चंद्र पंत NHRC के नए कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं। कार्यकारी का मतलब वास्तविक अध्यक्ष नहीं होता है, काम चलाऊ होता है। जब तक कि एक प्रॉपर नियुक्ति ना हो जाए तब तक उस पद को संभालने वाला, ऐसा कह सकते हैं हम इन्हें। तो यहां पर NHRC क्या है? यहां पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अभी कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हो कार्य करेंगे प्रफुल्ल चंद्र पंत। उम्मीद करते हैं कि इन्हीं को आगे बना दिया जाए। वर्तमान में सदस्य थे, अभी उनको कार्यकारी अध्यक्ष का पद जो दे दिया गया है। किसके स्थान पर दिया गया? HL दत्तू के। HL दत्तू भारत के पूर्व चीफ जस्टिस हुआ करते थे। जब वो रिटायर हुए तो इस आयोग का उन्हें प्रमुख बनाया गया। बाद में उनकी सेवानिवृत्ति 2020 में ही हो चुकी है और तब से यह पद खाली पड़ा हुआ था। भारत में जाहिर सी बात है, मानवाधिकार एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है जिस पर लगातार सुनवाई की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए यह पद खाली नहीं छोड़ सकते थे। अब पद खाली नहीं छोड़ा जा सकता था, इसीलिए एक सदस्य को, जो उस आयोग के एक सदस्य है, उन्हीं को अभी अध्यक्ष का पद सौंप दिया गया है। नाम मैं दोबारा दोहरा दूं आपके लिए, प्रफुल्ल चंद्र पंत। अब बात कर लेते हैं NHRC के कब निर्मित हुई और कहां मुख्यालय है उस पर। 12 अक्टूबर 1993 को NHRC की स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और आमतौर पर इसके जो भी अध्यक्ष होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं या चीफ जस्टिस होते हैं। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। फिर हम बात करेंगे थिसारा परेरा की। थिसारा परेरा एक क्रिकेटर हैं, श्रीलंका से संबंधित। श्रीलंका के लिए वनडे, टेस्ट और T20 तीनों में प्रतिनिधित्व किया है। कप्तानी भी करने का उनको मौका मिला था अपनी टीम का, लेकिन अब ये संन्यास की घोषणा कर दी है। वैसे श्रीलंकन खिलाड़ी का संन्यास कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन इनकी स्टोरी थोड़ी ट्रेजिक है। आप चाहें तो नेट पर पढ़ सकते हैं इनके बारे में। एग्जाम के लिहाज से इतना ही काफी था। फिर हम बात करेंगे ग्रेग एबल की। ग्रेग एबल, अब ये नाम थोड़े दिन बाद सुर्खियां बनने वाला है। दुनिया के टॉप 10 अमीर व्यक्तियों की जब भी बारी आती है, जब भी जिक्र आता है, तो वॉरेन बुफेट को हम सब याद करते हैं। वॉरेन बुफेट या वॉरेन बुफेट, ये वो व्यक्ति हैं जो कि कई बार टॉप पोजीशन पर भी रहे दुनिया के सबसे अमीर आदमी के रूप में। एक निवेशक हैं और निवेश करने का भी उन्होंने बाकायदा एक तरीका बनाया, प्रॉपर तरीका, और शेयर मार्केट में निवेश कर करके दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने। इनकी एक संस्था भी है जिसका नाम है बर्कशायर हैथवे। अब वॉरेन बुफे को लगता है कि उनकी उम्र हो चली है और अब उन्हें कार्य छोड़ देना चाहिए। अपने उत्तराधिकारी के रूप में ग्रेग एबल का उन्होंने नाम सजेस्ट किया है। तो अब बर्कशायर हैथवे कंपनी के नए प्रमुख होंगे ग्रेग एबल। अब बात करेंगे अगले न्यूज पर। ICC ODI रैंकिंग जारी हुई है, यानी कि एक दिवसीय खेलों में भारत का स्थान हम समझने का प्रयास करने वाले हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ODI रैंकिंग जो जारी की है उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल हुआ है। फेरबदल इस तरह से हुआ है कि पहले स्थान पर न्यूजीलैंड चली गई है, दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया आ गई है और तीसरे स्थान पर भारत आ गई है। चौथे स्थान पर इंग्लैंड चली गई है, जो कि अभी तक लगातार दूसरे स्थान पर कायम चल रही थी। लेकिन भारत से जाहिर सी बात है, उनका टूर्नामेंट होना, इस बीच में कुछ टूर्नामेंट रद्द होने का नुकसान उनको हुआ और न्यूजीलैंड टॉप पर चली गई है। ऑस्ट्रेलिया दूसरा, भारत तीसरे स्थान पर।
T20 की भी रैंकिंग जारी हुई है, जहां पहले पर अभी भी इंग्लैंड है, दूसरे पर हम हैं और तीसरे पर न्यूजीलैंड है। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए समाचारों की। बहुत कुछ खास अगेन आज भी नहीं था। कोविड-19 के अलावा छत्तीसगढ़ में कोई समाचार नहीं बन पा रहा है। कोविड-19 के कारण हो रही दुविधाएं, हो रही समस्याएं समाचार पत्र को पूरी तरह से लपेट रखी हैं और बहुत दुख होता है। यकीन जानिए, छत्तीसगढ़ का समाचार निकालने के दौरान जब छत्तीसगढ़ की ऐसे खबरों को हम पढ़ते हैं तो वो बड़ा भावुक क्षण होता है जब आप त्रासदी देखते हैं हमारे अपने प्रदेश की। पूरा देश ही जूझ रहा है, लेकिन अपने प्रदेश की त्रासदी जब देखते हैं तो दुख जो है वो थोड़ा करीब से महसूस होता है। अपने क्षेत्र, अपने जिले की खबरें जब पढ़ते हैं तो और दुख होता है। बहरहाल उस बीच से क्या निकल पाया, जो निकल पाया रोचक है, चलिए जानते हैं। पहला यह है कि मनरेगा में रोजगार जो लोग प्राप्त कर रहे हैं इस कोविड-19 के दौरान, उसकी एक सूची जारी हुई है। मई माह अगर हम देखें पिछले साल से लेकर अब तक, इस पूरे साल के दौरान, इस पूरे सत्र के दौरान कोविड-19 ड्यूरेशन में मनरेगा में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला जिला साबित हुआ है बलौदाबाजार। दूसरे स्थान पर मेरा अपना जिला है रायगढ़। तीसरे स्थान पर राजनांदगांव है, जो लोगों को मनरेगा के माध्यम से रोजगार दे रहा है। ऐसी स्थिति में जब लोग काम धंधा बंद करके बैठे हैं, मनरेगा अभी भी एक निश्चित भुगतान प्रदान करके लोगों को कम से कम जीने का आधार तो दे ही रहा है। फिर बात करेंगे रसना जड़ी की। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज लगी मुझे। रसना जड़ी, इसको आपने शायद किताबों में जब आप तैयारी कर रहे होते हैं छत्तीसगढ़ के पर्व आदि, तो शायद एक जगह कहीं पढ़ रखा होगा। नहीं जानते तो अभी थोड़ा जान लेते हैं। रसना नाम की एक जड़ी है जो दक्षिण छत्तीसगढ़ में बहुत फेमस है। पशुओं को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए ये जड़ी अक्सर पशु मालिक जो है वो खिलाते हैं। पशुओं के जो ऑनर होते हैं वो ये खिलाते हैं उन्हें, ताकि पशुओं के भीतर इम्यूनिटी बढ़े। अभी कोविड-19 के दौर में चूंकि पशुओं का टीकाकरण कई तरह से बंद हो गया है और पशु कई ऐसे रोगों का सामना कर रहे हैं जो संक्रामक हैं, जो उनके लिए बहुत घातक हो जाते हैं, जैसे खुरपका रोग, मुंह पका रोग, चपका रोग। इस तरह के रोगों के कारण पशु पीड़ित हैं। ऐसी स्थिति में गांव वालों ने सोचा है कि भाई रसना जड़ी खिला करके पशुओं की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जाए, टीकाकरण का इंतजार ना किया जाए। तो दक्षिण छत्तीसगढ़, खासतौर पर बस्तर में ये परंपरा रही है कि रसना जड़ी खिलाई जाती है। बाकायदा इसके लिए त्योहार भी मनाया जाता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो अमुन्स त्योहार है, जिस त्योहार में रसना जड़ी का भरपूर प्रयोग किया जाता है पशुओं को खिलाने के लिए। तो आप इसको थोड़ा याद रख सकते हैं। और यादव जो कम्युनिटी होती है उसमें इसको बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। फिर हम, क्योंकि पशुपालक होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ का एक बहुत फेमस किस्सा, लंकेटर तालाब का। सुनने में ऐसा लगता है कि इसका संबंध लंकेश्वर से होगा, यानी कि रावण से होगा, लेकिन कहानी मजेदार तब होती है जब आपको पता चलता है कि छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में जगह जगह गांवों में मिलने वाले लंकेटर तालाब एक्चुअल में अंग्रेज अधिकारी के द्वारा बनाए गए थे। समय था सन 1899। सन 1899 से 1900 तक के समय में छत्तीसगढ़ भीषण अकाल से जूझ रहा था। बहुत जगह जल स्रोत सूखने लग गए थे। ऐसी स्थिति में एक अंग्रेज अधिकारी जो कि यहाँ नियुक्त थे, जिनका नाम जे लंकेस्टर था, उन्होंने तय किया कि जल की निस्तारी के लिए, सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए गांवों में तालाब खुदवाने चाहिए। उन्होंने ना सिर्फ गांवों में लोगों से तालाब खुदवाए, दैनिक वेतन पर, यानी उनको रोज खुदाई का एक मूल्य देते थे निश्चित, और तालाब के किनारे पेड़ भी लगवाए, खासतौर पे पीपल के पेड़ जो आज बहुत काम आ रहे हैं। तो ये जो उन्होंने काम किया था वो तालाब उन्हीं के नाम से रह गया, लंकेस्टर तालाब। लेकिन छत्तीसगढ़ में लंकेस्टर बोल पाना थोड़ा सा कठिन था। नाम बिगड़ते बिगड़ते लंकेटर तालाब कहा जाता है उससे। अगर आप जांजगीर चांपा के आसपास के इन गांवों से हैं, खरोरा, भड़ेसर, सिवनी, मिसदा जैसे आसपास के गांवों के हैं अगर आप, तो आप लंकेटर तालाब जानते होंगे। आपके गांव में यह तालाब मौजूद होगा, और अगर मौजूद है नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, बताइए, मुझे सूचित करिए। तालाबों पर एक और परंपरा होती है बीच में खंभा गड़ाने की। अक्सर लकड़ी के खंभे बनाए जाते हैं जो कि जल स्तर बताता है, गांव वालों को यह सूचित करता था कि अभी आपके गांवों में अंडरग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर का लेवल कितना है। कितने स्मार्ट थे हमारे लोग। खैर, तो ये थी कहानी लंकेटर तालाब की। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन की। छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन एक बार फिर से पूरे देश में नंबर 1 साबित हुआ है। भारत में कोई भी राज्य की पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन इतना उत्पादन नहीं कर सकी है विद्युत का जितनी छत्तीसगढ़ राज्य ने कर दिखाया है। छत्तीसगढ़ राज्य 2020-21 के समय में 18,857, मैं दोबारा दोहराता हूं,
18,857.847 मिलियन यूनिट जल विद्युत प्लस तापीय विद्युत मिलाकर उत्पादन करने में सक्षम रही है, जो कि देश में एक रिकॉर्ड है। तो ये उपलब्धि है छत्तीसगढ़ राज्य पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन की। इतना सब कुछ था आज के समाचारों में। उम्मीद करूंगा कि हम कुछ और बेहतर, कुछ खुशहाल समाचार लेकर के आपसे मिल सकें। अच्छा, एक चीज और है जो आपसे शेयर करनी बाकी रह गई थी। सुनने में यह आया है कि आईपीएल रद्द हो गया है। देखिए, हर खबर के दो पहलू होते हैं। कुछ लोग इस खबर से बहुत खुश हैं और कुछ लोग अपना दुख भी जाहिर कर रहे हैं। व्हाट्सएप में आप तरह तरह के स्टेटस देख रहे होंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में जहां देश एक आपदा से जूझ रहा था, इस खेल में संक्रमण के फैलाव को ध्यान रखते हुए बंद कर दिया जाना एक सही फैसला प्रतीत होता है। जो लोग दुखी हैं, उनके दुखी होने का कारण मैं समझ सकता हूं। कोविड-19 में हम सब घरों में लॉकडाउन की स्थिति में बंद है और अक्सर मनोरंजन ढूंढ रहे होते हैं। ऐसे में मनोरंजन का एक बड़ा साधन हमें क्रिकेट दिखाई देता था। भारत वैसे भी क्रिकेट प्रेमियों का देश है। ऐसी स्थिति में जब ये खेल बंद हो गए तो काफी सारे लोगों का वो जो टाइम पास था वो बंद हो गया। उनसे मेरा ये सुझाव है कि आप किताबें पढ़ना शुरू करिए। अगर आपको किताब पढ़ने का शौक है, कॉमिक्स पढ़ने का शौक है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं टेलीग्राम में। मैं आपको किताबें, कॉमिक्स उपलब्ध करा सकता हूं। आपका टाइम भी पास होगा और आप कुछ नई जानकारियां भी बटोर सकेंगे, बजाय कि सोशल मीडिया में सिर्फ सर पीटते रहने से, अलग अलग तरह के मीम शेयर करते रहने से बेहतर है आप कुछ अच्छा पढ़ लें। तो ये था भाई आज का समाचार। मिलेंगे आपसे। ध्यान रखिए अपना और अपने परिवारजनों का। थैंक यू।